विजय शेखर शर्मा एक मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाला इंसान जिसने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की और जिसे 15 साल की उम्र तक अंग्रेजी बोलना तक नहीं आता था। एक ऐसे बैकग्राउंड से पेटीएम के ओनर फाउंडर तक का सफर कोई हंसी खेल नहीं रहा होगा। विजय शेखर शर्मा रैग्स टू रिचेज वाली थ्योरी के एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। विजय शेखर शर्मा इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर हैं। पेटीएम यानी पे थ्रू मोबाइल वर्ल्ड का फर्स्ट पेमेंट ऐप है जिसको 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स मिले थे। 2021 में कंपनी के पास 150 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे। कंपनी हर महीने 1.2 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती थी। इसके सारे इन्वेस्टर्स बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे। नवंबर 2021 में कंपनी ने अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ साबित हुआ था ये, और पेटीएम ने 18,300 करोड़ रुपए जुटाए थे इस आईपीओ से। ये एक ऐसा दौर था जहां कंपनी जिस चीज को छू लेती थी वो सोना हो जाता था। पर कहते हैं ना, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। यही आईपीओ कंपनी के डाउनफॉल का कारण बन गया। पहले दिन की ट्रेडिंग में ही कंपनी के शेयर प्राइसेस इतने गिरे कि इन्वेस्टर्स के लगभग 40,000 करोड़ रुपए डूब गए। आईपीओ एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और यहीं से पेटीएम के डूबने की शुरुआत हो गई। कंपनी को कैश खाने वाली मशीन कहा जाने लगा। कंपनी मैनेजमेंट और कंपनी के काम करने के तरीकों पर उंगलियां उठने लगी। और इन सारी मुसीबत के पीछे कारण थी पेटीएम की सब्सिडियरी कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक। 2017 में पेटीएम को बैंकिंग लाइसेंस मिला और पहले महीने ही आरबीआई ने इसके काम करने के तरीके पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। वजह थी बैंकिंग नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशंस का उल्लंघन, केवाईसी, डे एंड बैलेंसेस जैसे कई सारे नॉर्म्स का वायलेशन। पेटीएम ने इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसके सर पर सफलता का नशा चढ़ा हुआ था। नतीजतन आरबीआई ने जून 2018 में कंपनी द्वारा नए अकाउंट खोलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। पेटीएम को तब थोड़ा होश आया और उसने सुधरने का वादा किया और कुछ सुधार किया भी। एक कंप्लायंस रिपोर्ट आरबीआई के पास सबमिट किया गया और आरबीआई ने उसे ध्यान में रखते हुए साल के अंत में बैन हटा लिया। पर 2021 की शुरुआत में आरबीआई ने कंपनी पर यह कहते हुए 1 करोड़ का जुर्माना लगाया कि कंपनी ने झूठी रिपोर्ट सबमिट की। इसके बावजूद पेटीएम के काम करने के तरीकों में कोई खास बदलाव नहीं आया। 2021 का अंत आते आते कंपनी पर केवाईसी वायोलेशन, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगने लगे। आरबीआई ने कंपनी को किसी एक्सटर्नल फर्म से ऑडिट कराने को कहा। ऑडिट हुई भी, पर उस ऑडिट रिपोर्ट में भी गड़बड़ी पाई गई और आरबीआई को खुलेआम ये कहना पड़ा कि कंपनी नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं करना चाहती। और अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने एक बार फिर पेटीएम पर 5.3 करोड़ का फाइन लगाया। इस तरह 2017 से 2023 के 6 साल की अवधि में कई चेतावनी और 2 बार फाइन के बावजूद कंपनी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसे यही लगता रहा कि भारत जैसे देश में रूल्स रेगुलेशंस छोटी मोटी कंपनियों के लिए बने हैं, उसकी जैसी बड़ी कंपनियों को इन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। और 2024 आते आते आरबीआई के सब्र का पैमाना भर गया और वही हुआ जिसका डर था। आरबीआई के एक्शन और सख्त रवैये की वजह से आज कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। पेटीएम को अब होश तो आया है, पर शायद बहुत देर हो चुकी है। मुझे पेटीएम की हालत पर एक मशहूर गाना याद आ रहा है, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया। आज पेटीएम हर दिन हजारों कस्टमर खो रहा है। उसके कस्टमर्स धीरे धीरे दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे गूगल पे, फोन पे पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। सारे पार्टनर्स साथ छोड़ते जा रहे हैं। इस कहानी का अंत क्या होगा ये तो हमें 29 फरवरी तक ही पता चलेगा। पर पेटीएम की ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जिन्हें लगता है कि भारत जैसे देश में नियम और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो जो चाहे कर सकते हैं। पर ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए हिंदी फिल्म का वो फेमस डायलॉग
कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जिस दिन आपके लक ने आपका साथ छोड़ दिया उसी दिन कानून के ये लंबे हाथ आपकी गर्दन तक पहुंच जाएंगे।